ही रहा है, लेकिन रिश्तों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है, जापान के रिश्ते हमारे लिए सामरिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी और तकनीकी रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से जापान से इस जो देखिए रिबन काटने जा रहे हैं, ये शुभारंभ, ये अभिनंदन भी है और प्रधानमंत्री जी भी शायद उतने ही प्रसन्न होंगे। समय से किसी चीज को पूरा करना, किसी संस्थान को समय से समर्पित करना बड़ी बात है। बधाई हो वाराणसी के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को। प्रधानमंत्री जी cutting the ribbon, and also seen in the picture is the Japanese ambassador, governor of UP, and the chief minister Yogi Adityanath. Prime Minister taking stock of the situation. He'll be going through the gallery which has showcased pictures of Shinzo Abe's last visit. That was the time when a foundation stone was laid. There you see beautiful umbrellas depicting the culture of Japan, and Prime Minister moving towards the plaque which is going to be unveiled. ये भाग्यशाली अवसर है वाराणसी के लिए भी और प्रधानमंत्री के लिए भी कि ये गार्जियन के रूप में जिस तरीके से वाराणसी को उन्होंने सजाया संवारा है, समय से पूरा किया जो सारे प्रोजेक्ट, वो महत्वपूर्ण है। बधाई हो, शुभकामनाएं सारे देश को, वाराणसी को, उत्तर प्रदेश के लोगों को। Ramendra, it has flags of both the countries, truly telling the world that India, Japan stand together in friendship, stand together in bondage, stand together for economic issues, for environmental issues, for religious issues, and we have long and strong ties with Japan, both countries united in culture. The Prime Minister now walking towards the inside of the building. There you see Prime Minister and the umbrellas depicting the Japanese culture. जापान के लिए भी वाराणसी की धरती बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही है और प्रधानमंत्री जी सारे धर्मों को जिस तरीके से आत्मसात करते हैं, स्वीकार करते हैं। अम्ब्रेला देख रहे हैं कि जापान की जो कल्चर है, जो वहाँ की संस्कृति है, उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। भारत और जापान की संस्कृति एक साथ जुड़ी दिख रही है। ये रिश्तों का जो अपनापन है वो दिख रहा है कि भारत किस तरीके से जापान के साथ रिश्तों में आगे बढ़ रहा है। ये उसकी एक तस्वीर सी है। अभी ये रिश्ते और आगे जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी रिश्ते जिस देश से बनाते हैं उसको लंबे तक ले जाते हैं और हमारे रिश्ते जापान से पहले भी अच्छे थे विशाल। और ये जो तस्वीर दिख रही है, दूर तक जाने वाली तस्वीर दिख रही है। Well, absolutely, because your body language says it all, and the Prime Minister very calm and composed, and also definitely very much pleased to see this historic building built with cooperation of Japan, and Prime Minister asking Chief Minister Yogi Adityanath to also come along. There you see Prime Minister. विशाल, ये वो गैलरी है जहां साहित्य और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाना है, जिससे गुजर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और ये साहित्य वाराणसी का, आसपास की उत्तर प्रदेश का जो साहित्य है वो यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा गैलरी में, कि कोई भी आए तो वाराणसी को समझ सके, उत्तर प्रदेश को समझ सके, उनकी लोक कथा, लोक गाथाओं को समझ सके। इस तरीके से ये सजाया गया। अभी पिछली फोटोज लगाई गई जो शिंजो आबे साहब के साथ प्रधानमंत्री जी थे, कई फोटोज ऐसी लगाई गई जो अभी रिश्तों को प्रदर्शित करती हैं कि जापान के साथ हमारे कितने मधुर रिश्ते हैं और भविष्य में ये रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे विशाल। Well, surely and definitely, and this is the auditorium that we have been talking about with a capacity of 1200 people. This auditorium is equipped with the best of modern technique and facility available anywhere in the world, and that is why this is going to be a unique auditorium, because it is also there you see Prime Minister taking on the stage. A warm welcome by all those who have arrived here in advance to listen, and there you see with both hands they are welcoming the Prime Minister. बिल्कुल, ये सुखद अवसर है विशाल। और प्रबुद्ध सम्मेलन के साथ संवाद यहाँ होगा, क्योंकि वाराणसी प्रबुद्ध लोगों की धरती मानी जाती है, शिक्षा की, संस्कृति की, साहित्य की धरती मानी जाती है और इसका शुभारंभ भी यहीं से होगा। ये भी एक बड़ी शुभ संकेत है कि इसका काम यहाँ शुरू होगा। हम वापस चलते हैं विशाल स्टूडियो की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ से संबोधित करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन को।
पटेल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी और माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी का। हमारे लिए ये भी बहुत हर्ष की बात है कि आज के इस खास मौके पर जापानीज एम्बेसी और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के प्रतिनिधि भी हमारे बीच हैं और हम उन सब का भी स्वागत करते हैं। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जापान के माननीय राजदूत श्री सतोशी सुजुकी जी, माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, जापान राजदूत दूतावास से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, आज की इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे काशी के सभी प्रबुद्धजन और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर भगवान बुद्ध के द्वारा जिस धरती पर पहला उपदेश दिया गया था, काशी और सारनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और खास तौर पर काशी वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानते हैं कि 14 जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जापान के सहयोग से इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। काशी धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और संगीत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ देश का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहां के विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों के लिए कोई एक ऐसा मंच जहां से एक साथ इतने बड़े पैमाने पर वे अपनी कला को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें, दशकों से इसकी मांग थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मानक के इस केंद्र का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से काशी में संपन्न होने जा रहा है। यह हम सबके लिए अत्यंत ही आह्लादकारी अवसर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं।
आज के इस अवसर पर जापान के माननीय राजदूत और दूतावास से जुड़े हुए अधिकारीगण, जायका से जुड़े हुए अन्य अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 1200 क्षमता का यह अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर 3 वर्ष के दौरान बनकर के तैयार हुआ है। अपनी अनेक उपलब्धियों के लिए यह जाना जाएगा। एक अद्भुत केंद्र है और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को यहां पर काशीवासियों को इसका साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर जापान सरकार के द्वारा भारत और जापान के मैत्री के इस नए युग को, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काशी में प्रारंभ किया था, भारत की उस प्राचीन परंपरा की ओर हमें लेके जाता है, जब बौद्ध धर्म का पहला कदम जापान की धरती पर पड़ा होगा। भारत और जापान के प्राचीन और अर्वाचीन मैत्री का यह केंद्र बिंदु, यह रुद्राक्ष बनेगा। बाबा विश्वनाथ के प्रतीक रुद्राक्ष की प्रतिकृति भी उसी रूप में है। अपने अद्भुत आर्किटेक्ट के लिए केंद्र जाना जाएगा, अपनी वास्तु के लिए जाना जाएगा और अनेक प्रकार की कला और साहित्य की गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनेगा। इस विश्वास के साथ जापान सरकार का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जापान के माननीय राजदूत और उनके साथ आए हुए सभी दूतावास के अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और आइए अब हम सब एक फिल्म देखें जो रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की खूबियों से हमारा परिचय कराएगी। With strong civilizational links between the people of the two nations, India and Japan share the common heritage of Buddhism and commitment to democracy. The bond between the two countries reached a new high with the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and the then Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, visiting each other's country, upgrading the strategic partnership. The friendship between the two great nations with remarkable cultural similarities has been further strengthened by the heritage sites of Kyoto and Kashi. International Convention Center at Varanasi is shining example of bilateral and cultural cooperation which has been built by grant aid from Japan to create a platform for the cultural and social interactions. The design, philosophy and building form revolves around creating people-friendly spaces to nurture the spirit of sharing and caring, which has been a long-standing tradition of Varanasi. Multi-purpose grand entrance lobby connects dedicated meeting and conference rooms, which can be used as art gallery space as well for showcasing the city's talent. Multi-purpose pre-function areas enable and facilitate better organization and interaction among the guests. The convention center will host the contemporary needs like conferences and summits and serve the city's long ongoing tradition for Indian classical music, dance and theatrical performances. An international standard and acoustically well-designed auditorium with the capacity of 1200 seats with well-equipped stage to facilitate multiple act theatrical performances as well. At the same time, to ensure a technically sound building, the design incorporates high standards of sustainability, safety and universal designs. Kashi is considered the holy abode of Lord Shiva. Rudraksh is a symbol of love and a prasad of Lord Shiva to humanity. The convention center is aptly named as Rudraksh and therefore designed in the shape of Shivling with 108 Rudraksh decorated along its facade. Rudraksh
Varanasi Convention Center, a new landmark to celebrate heritage, culture and friendship. रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत जापान की वर्षों से चली आ रही मैत्री का प्रतीक है और जापान के सहयोग से ही इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। तो इसके लोकार्पण के मौके पर जापान के माननीय प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा ने हमारे लिए एक संदेश भेजा है। मोदी首相ご出席の皆様、ナマスカール、バルナシ国際協力コンベンションセンターの完成にあたり、日本国政府および日本国民を代表し、心よりお祝いを申し上げます。バルナシ市は、インドの長い歴史と豊かな文化の中心都市です。日本との関係も深く、モディ首相も訪れた日本の古都、京都市と文化学術交流が続けられています。バナーラス、ヒンドゥー大学と京都大学の大学間交流はその一例です。こうした特別な地位を占める都市に、我が国の無償資金協力によって、日印友好の証として、国際協力コンベンションセンターが建設されたことを大変嬉しく思います。細部にわたり、高い完成度を誇るこのセンターは、日本企業が設計、施工を手掛け、我が国の技術力を示す存在です。モディ首相自らが英知の象徴となるよう願いを込めて、菩提樹の実と名付けられました。このセンターが国際会議や文化芸術行事などの開催を通じ、緊密な日印協力の舞台として用いられ、日印友好の新たなシンボルとなることを期待します。我が国とインドは自由民主、法の支配といった基本的価値と戦略的利益を共有し、長い交流の歴史の中で非常に友好な関係を維持してきました。新型コロナの感染拡大により、現在は相互往来が困難になっていますが、日印で手を携えて、この危機を乗り越え、特別戦略的グローバルパートナーシップの下、グリーン、デジタル、サイバー、保険、連結性強化などの協力をはじめ、日印関係のさらなる発展に取り組んでいく決意です。そして適切な機会にインドを訪問し、モディ首相と共に日印関係をより一層盛り上げていきたいと思います。このセンターの完成を機に、両国の友好関係がますます進化することを心より記念し、私の挨拶とさせていただきます。ダンニャワード。सुगा जी का धन्यवाद। और यकीनन शिव की नगरी काशी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की दोस्ती को और मजबूती प्रदान करेगा। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो आज के शुभ अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हर हर महादेव। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, भारत में जापान के एम्बेसडर श्रीमान सुजुकी सातोशी जी, संसद में मेरे सहयोगी राधा मोहन सिंह जी,
काशी के सभी प्रबुद्धजन और सम्मानित साथियों, अभी अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने काशीवासियों से कहा था कि इस बार काफी लंबे समय बाद आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, लेकिन बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले ही लंबा हो जाए, लेकिन ये शहर जब मिलता है तो भरपूर रस एक साथ ही भर करके दे देता है। अब आप देखिए, भले दिन ज्यादा हो गए हों, लेकिन जब काशी ने बुलाया तो बनारस वासियों ने एक साथ इतने विकास कामों की झड़ी लगा दी। एक तरह से आज महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है। आज ही सैकड़ों करोड़ की अनेक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, और अब ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, काशी का प्राचीन वैभव अपने आधुनिक स्वरूप यानी एक प्रकार से आधुनिक स्वरूप में अस्तित्व में आ रहा है। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई, अनुशासित भी हुई, लेकिन सृजन और विकास की धारा अविरल बहती रही। काशी के विकास के ये आयाम, ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष आज इसी रचनात्मकता का, इसी गतिशीलता का परिणाम है। मैं आप सभी को, काशी के हर एक जन को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं भारत के परम मित्र जापान को, जापान के लोगों को, प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे को और एम्बेसडर श्री सुजुकी सातोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभी हमें प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश भी देखा। उनके आत्मीय प्रयासों से काशी को ये उपहार मिला है। प्राइम मिनिस्टर श्री सुगा योशिहिदे उस समय चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे। तब से लेकर पीएम की भूमिका तक लगातार वो इस प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व रहे। भारत के प्रति उनके इस अपनेपन के लिए हर एक देशवासी उनका आभारी है। साथियों, आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी।
मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके बाद जापान का जो कल्चर है, उनका गुण है, चर परिचित, उनकी विशेषता है परफेक्शन और प्लानिंग। इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ और आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। इस इमारत में आधुनिकता की चमक भी है और सांस्कृतिक आभा भी है। इसमें भारत जापान रिश्तों का कनेक्ट भी है और भविष्य के लिए अनेकों संभावनाओं का स्कोप भी है। मेरी जापान यात्रा के समय हमने दोनों देशों के रिश्तों में पीपल टू पीपल रिलेशंस में इसी अपनेपन की बात कही थी। हमने जापान से ऐसे ही सांस्कृतिक संबंध की रूपरेखा खींची थी। मुझे खुशी है कि आज दोनों देशों के प्रयासों से विकास के साथ साथ रिश्तों में मिठास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। काशी के रुद्राक्ष की तरह ही अभी कुछ हफ्ते पहले ही गुजरात में भी जापानी जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी का भी लोकार्पण हुआ था। जैसे ये रुद्राक्ष जापान की ओर से भारत को दी गई प्रेम की माला की तरह है, वैसे ही जैन गार्डन भी दोनों देशों के आपसी प्रेम की सुगंध फैला रहा है। इसी तरह चाहे स्ट्रेटेजिक एरिया हो या इकोनॉमिक एरिया, जापान आज भारत के सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक है। हमारी दोस्ती को इस पूरे क्षेत्र की सबसे नेचुरल पार्टनरशिप में से एक माना जाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को लेकर भी कई अहम और सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जापान हमारा साझीदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, जापान के सहयोग से बन रहे ये प्रोजेक्ट न्यू इंडिया की ताकत बनने वाले हैं। साथियों, भारत और जापान की सोच है कि हमारा विकास हमारे उल्लास के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये विकास सर्वमुखी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए और सबको जोड़ने वाला होना चाहिए। हमारे पुराणों में कहा गया है, तत्र अश्रु बिंदु तो जाता महारुद्राक्ष प्रक्षकाः मम आज्ञया महासेन सर्वेषाम हित काम्या। अर्थात सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए भगवान शिव की आंख से गिरी अश्रु बूंद के रूप में रुद्राक्ष प्रकट हुआ। शिव तो सबके हैं, उनकी अश्रु बूंद मानव मात्र के लिए स्नेह का, प्रेम का प्रतीक ही तो है। इसी तरह ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष भी पूरी दुनिया को आपसी प्रेम, कला और संस्कृति के जरिए जोड़ने का एक माध्यम बनेगा।
और काशी का तो बात ही क्या, काशी तो वैसे भी दुनिया का सबसे प्राचीन जीवंत शहर है। शिव से लेकर सारनाथ में भगवान बुद्ध तक काशी ने अध्यात्म के साथ साथ कला और संस्कृति को सदियों से संजो कर रखा है। आज के समय में भी तबला में बनारस बाज की शैली हो, ठुमरी, दादरा, ख्याल, टप्पा और ध्रुपद हो, धमार, कजरी, चैती, होरी जैसी बनारस की चर्चित और विख्यात गायन शैलियां हो, सारंगी और पखावज हो या सहनाई हो, मेरे बनारस के तो रोम रोम से गीत, संगीत और कला झरती है। यहां गंगा के घाटों पर कितनी ही कलाएं विकसित हुई हैं, ज्ञान शिखर तक पहुंचा है और मानवता से जुड़े कितने गंभीर चिंतन इस मिट्टी में हुए हैं। और इसलिए बनारस गीत संगीत का, धर्म अध्यात्म का, ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर बन सकता है। साथियों, बौद्धिक विमर्शों के लिए, बड़ी सेमिनार्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए बनारस अपने आप में एक आइडियल लोकेशन है। देश विदेश से लोग यहां आना चाहते हैं, यहां रुकना चाहते हैं। ऐसे में अगर यहां इसी तरह की इवेंट्स के लिए सुविधा मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो स्वाभाविक है बड़ी संख्या में कला जगत के लोग बनारस को प्राथमिकता देंगे। रुद्राक्ष इन्हीं संभावनाओं को आने वाले दिनों में साकार करेगा। देश विदेश से कल्चरल एक्सचेंज का एक सेंटर बनेगा। उदाहरण के तौर पर बनारस में जो कवि सम्मेलन होते हैं, उनके फैन पूरे देश में और दुनिया में हैं। आने वाले समय में इन कवि सम्मेलनों को वैश्विक प्रारूप में इस सेंटर में आयोजित किया जा सकता है। यहां 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था के साथ सभागार और सम्मेलन केंद्र भी है, पार्किंग सुविधा भी है और दिव्यांग जन के लिए भी विशेष इंतजाम है। इसी तरह पिछले 6-7 सालों में बनारस के हैंडीक्राफ्ट और शिल्प को भी प्रमोट करने, मजबूत करने की दिशा में काफी काम हुआ है। इससे बनारसी सिल्क और बनारसी शिल्प को फिर से नई पहचान मिल रही है। यहां व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ रही है। रुद्राक्ष इन गतिविधियों को भी बढ़ाने में मदद करेगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का कई तरह से बिजनेस एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, भगवान विश्वनाथ ने तो खुद ही कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपुष्ठे काशी क्षेत्रम चमे वपुः, अर्थात काशी का तो पूरा क्षेत्र ही मेरा स्वरूप है। काशी तो साक्षात शिव ही है। अब जब पिछले 7 सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा है, तो ये श्रृंगार बिना रुद्राक्ष को कैसे पूरा हो सकता था। अब जब ये रुद्राक्ष काशी ने धारण कर लिया है, तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा और ज्यादा काशी की शोभा बढ़ेगी। अब ये काशी वासियों की जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे विशेष आग्रह भी करता हूं
कि रुद्राक्ष की शक्ति का पूरा उपयोग आपको करना है। काशी के सांस्कृतिक सौंदर्य को, काशी की प्रतिभाओं को इस सेंटर से जोड़ना है। आप जब इस दिशा में काम करेंगे तो आप काशी के साथ पूरे देश को और दुनिया को भी जोड़ेंगे। जैसे जैसे ये सेंटर सक्रिय होगा, इसके जरिए भारत जापान के रिश्तों में उस रिश्तों को भी दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है महादेव के आशीर्वाद से आने वाले दिनों में ये सेंटर काशी की एक नई पहचान बनेगा, काशी के विकास को नई गति देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं फिर एक बार जापान सरकार का, जापान के प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और बाबा को यही प्रार्थना करता हूं, आप सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें, सजग रखें और कोरोना के सारे प्रोटोकॉल का पालन करने की आदत बनाए रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। धन्यवाद।